ये रहा आज के न्यूज़पेपर का हेडलाइन। आज तारीख कितना है? आज तारीख है 14 जुलाई 2023 और आज चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए, आपके लिए हो सकता है कि लग रहा होगा कि चंद्रयान 3 क्या है। यकीन मानिए, रॉकेट साइंस बहुत कठिन होता है। सोचिए उस रॉकेट का वज़न कितना होगा, उसको स्ट्रेट उठाना होता है, पृथ्वी से उठाना ही नहीं होता, एक निश्चित रफ्तार देनी पड़ती है और रफ्तार के बाद ऑर्बिट में उसको प्रवेश करवाया जाता है। पृथ्वी का ऑर्बिट होता है। पृथ्वी के ऑर्बिट में जब वो घूमने लग जाएगा, स्पेसिफिक टाइम के बाद उसको और भी ज़्यादा एक्सेलरेट करके पृथ्वी के ऑर्बिट से उसको बाहर चंद्रमा की तरफ रवाना किया जाएगा। तो ये बहुत ही कठिन साइंस होता है। तो चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने चांद को छुआ है। भारत उन देशों में से एक है। चंद्रयान 1 आपको पता ही होगा, चंद्रयान 2 भी पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आज आपको बताऊंगा। फिर चंद्रयान 3 अब लॉन्च किया जाए। चंद्रयान 2 जो था उसमें 2 हिस्सा था मिशन का। एक था ऑर्बिटर, तो ऑर्बिटर सक्सेसफुल हो गया था हमारा। चंद्रमा के ऑर्बिट में हमारा चंद्रयान 2 के समय का सैटेलाइट घूम रहा है। लेकिन एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम था लैंडर, जो सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाया था। तो ये सब आपको पता होगा और बिहार स्पेशल के भी न्यूज़ है अंत में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं चंद्रयान मिशन भारत का क्या है और किस प्रकार से भारत काम कर रही है इस पर। देखिए, जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था तो उससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे उस समय के एग्जामिनेशन में, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी सब में। चंद्रयान 2 जब 2019 में लॉन्च हुआ तो उससे जुड़े हुए स्पेस कार्यक्रम से संबंधित भारत सरकार के कौन कौन से हैं, ये बीपीएससी में सवाल आया था, आप देख सकते हैं जाकर, यूपीएससी में भी पूछा गया है। चंद्रयान 3 लॉन्च होगा तो निश्चित तौर पर गारंटेड है कि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, पीटी और मेंस दोनों में। देखिए क्या है ये चंद्रयान 3 मिशन जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती उत्तराधिकारी मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर को उतारना है। देखिए, हमारा रोवर नहीं उतर पाया था, विक्रम रोवर, अभी मैंने बताया कि वो लैंड नहीं कर पाया था सक्सेसफुली चांद पर। तो हम इस मिशन के द्वारा क्या करेंगे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पर अभी भी अनदेखा है, नहीं पता किसी को क्या है वहाँ पर, क्या नहीं है, और उस भाग को अभी तक पृथ्वी से भी अवलोकित नहीं किया जा सकता क्योंकि पीछे का भाग है वो, तो वहाँ पर हम क्या उतारेंगे, अपने चंद्रमा के रोवर को उतारेंगे। विक्रम लैंडर की विफलता के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने हेतु एक और मिशन की खोज की आवश्यकता महसूस की गई। 2024 में जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, लूनर पोलर और एक्सप्लोरेशन मिशन से संभव है। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। हालांकि इस ऑर्बिटर को चंद्रयान 2 जैसे वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित नहीं किया जाएगा। इसका कार्य केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाना है, उसकी कक्षा से लैंडिंग की निगरानी करना और लैंडर व पृथ्वी स्टेशन के मध्य संचार तक ही सीमित करना रहेगा। इसमें जो एक ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर मैंने क्या बताया, देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा का एक ऑर्बिट होता है, एक ऑर्बिटर है। जैसे क्या होगा, जो चंद्रयान जाएगा तो वो क्या करेगा, एक हिस्सा उसका इसमें घूमने लग जाएगा और एक हिस्सा उससे अलग होकर कहाँ पर बढ़ेगा, चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा, वहाँ पर लैंड करने के लिए बढ़ेगा, ठीक ना। तो इस बार जो ऑर्बिटर लगाया गया, उस ऑर्बिटर का कोई खाद्य उद्देश्य से नहीं है। जैसे चंद्रयान 1 में हमने ऑर्बिटर भेजा था केवल, चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर और लैंडर दोनों भेजा, लैंडर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। चंद्रयान 3 में हम लोग लैंडर जो हैं उसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए ही ऑर्बिटर को भेज रहे, बाकी ऑर्बिटर भेजने का और कोई हमारा मुख्य उद्देश्य है नहीं। चंद्रयान 2 मिशन क्या था, चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। ये जो सभी चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस थे। ऑर्बिटर द्वारा 100 किलोमीटर की कक्षा में चंद्रमा को देखा गया, जबकि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए लैंडर और रोवर मॉड्यूल को अलग किया गया था। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम, चंद्रयान 2 की बात हो रही है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के अग्रणी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा था और रोवर मॉड्यूल का नाम प्रज्ञान नाम रखा गया, जिसका अर्थ है ज्ञान। ओके, इसे देश के सबसे शक्तिशाली जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 के द्वारा भेजा गया था और इस बार भी GSLV Mk3 के द्वारा ही भेजा जाएगा। किसको, तो चंद्रयान 3 को भी। देखिए अगला क्या है कि हालांकि लैंडर विक्रम द्वारा नियंत्रित लैंडिंग के बजाय क्रैश लैंडिंग की गई, जिसके कारण रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया जा सका था। चंद्रयान 2 जो था वो आंशिक रूप से विफल रह गया था। चंद्रयान GSLV Mk3 के बारे में समझ लेते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक उच्च प्रणोदक वाला क्षमता वाला यान है। क्या होता है ये देखिए, रॉकेट जो आपको दिखता है ना, रॉकेट केवल एक व्हीकल है जिसमें हम लोग सैटेलाइट को रखते हैं और उसको लॉन्च कर देते हैं, बाकी और उसका कोई काम नहीं होता है, इसलिए इसको लॉन्च व्हीकल नाम दिया जाता है, लॉन्च व्हीकल नाम दिया जाता है।
ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यह एक 3 चरणीय वाहन है जिसे संचार उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में लॉन्च करने हेतु डिजाइन किया गया है। भू स्थिर कक्षा जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है उसकी बात हो रही है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, संचार के जितने उपग्रह होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रहते हैं। वो आपको पृथ्वी से क्या दिखेंगे, रुके हुए दिखाई देंगे। और पृथ्वी की जो घूमने की रफ्तार होती है, उन सैटेलाइटों की घूमने की रफ्तार भी वही होती है जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में विद्यमान सैटेलाइट होते हैं, संचार उपग्रह। वो भारत के ऊपर ही स्थित होते हैं हमेशा के हमेशा। अमेरिका का सैटेलाइट अमेरिका के ऊपर स्थित होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या है कि इसका द्रव्यमान 640 टन और 8000 किलोग्राम पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट, सबसे नीचे वाला अर्थ ऑर्बिट, 4000 किलोग्राम पेलोड को जीटीओ जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। कक्षाओं व ऑर्बिटर के प्रकार देखिए, एक ध्रुवीय कक्षा होता है। ध्रुवीय कक्षा का मतलब ये पृथ्वी हो गई और उसका ऐसे चक्कर लगाएगा वो चीज़। ओके, ये चीज़ ध्यान रहेगा, ऐसे चक्कर लगाएगा। ओके, एक ध्रुवीय कक्षा वह कक्षा है जिसमें कोई पिंड या उपग्रह ध्रुवों के ऊपर से उत्तर दक्षिण की ओर गुजरता है और एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगभग 90 मिनट का समय लेता है। इन कक्षाओं का झुकाव 90 डिग्री के करीब होता है। यहाँ से उपग्रह के द्वारा पृथ्वी के हर हिस्से को देखा जा सकता है क्योंकि पृथ्वी इसके नीचे घूमती है। इन उपग्रहों का कई अनुप्रयोग हैं, जैसे फसलों की निगरानी, वैश्विक सुरक्षा, समताप मंडल में ओजोन सांद्रता को मापना, वातावरण में तापमान को मापना। ये सब किसके द्वारा होता है, ध्रुवीय कक्षा में जो उपग्रह लगे होते हैं उनके द्वारा होता है। क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक घूमते हैं, ये पृथ्वी है तो इसके ऐसे घूमेंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ घूमते रहते हैं। ध्रुवीय कक्षा में स्थित लगभग सभी उपग्रहों की ऊंचाई कम होती है। एक कक्षा को सूर्य तुल्यकाली कहा जाता है, इस कक्षा को, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र उपग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा का कोण संपूर्ण कक्षा में स्थिर रहता है। दरअसल में देखिए बात क्या है, मैं बता देता हूँ सूर्य कक्षा क्यों कहा जाता है, आसान भाषा में समझ लीजिए। ये कोण वोण तो स्थिर रहता ही, ठीक है भाई, लेकिन दरअसल में होता क्या है, देखिए कोई चीज़ अगर ध्रुव पर ऊपर के नीचे की तरफ घूम रहा है, क्या उसको कभी भी सूर्यास्त दिखेगा? नहीं, वो हमेशा सूर्य के सामने ही रहेगा। कहीं भी सूर्य रहेगा वो दिखेगा ही सूर्य को। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है। मैं सामान्य भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको, बाकी चीज़ों का मत ध्यान रखिएगा, भूल जाएंगे अभी आप। इन कक्षाओं को लो अर्थ ऑर्बिट के रूप में भी जाना जाता है, जो ऑनबोर्ड कैमरा को प्रत्येक बार की जाने वाली यात्रा के दौरान सामने सूर्य की रोशनी में स्थित पृथ्वी की छवियों को लेने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार यह उपग्रह को पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी बनाता है। यह सदैव पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु के ऊपर से गुजरता है। एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसको कहा जाता है, वो क्या होता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। भूतुल्यकालिक उपग्रहों को उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में पृथ्वी घूम रही। जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी घूम रही पश्चिम से पूरब, तो ये सैटेलाइट कहाँ से घूमेंगे, पश्चिम से पूरब ही घूमेंगे। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ, यह उपग्रह एक विशिष्ट ऊंचाई, इस ऊंचाई को ध्यान रखिएगा क्योंकि बीपीएससी पीटी में एक बार पूछ लिया गया था कि ये बताइए कि भूतुल्यकालिक कक्षा में जो उपग्रह रहते हैं वो कितने ऊंचाई पर स्थित होते हैं, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तो वह उसी गति से परिक्रमा करता है जिस पर पृथ्वी घूर्णन कर रही होती है। जबकि भूस्थैतिक कक्षा भी भूतुल्यकालिक कक्षा की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसे भूमध्य रेखा के ऊपर कक्षा में स्थित रहने का एक विशेष गुण होता है। भूस्थिर उपग्रहों के मामले में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वित्तीय गति हेतु आवश्यक त्वरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त होता है। भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा, भूतुल्यकालिक कक्षा और भूस्थैतिक कक्ष को प्राप्त करने के लिए एक अंतरिक्ष यान को पहले भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में लॉन्च किया जाता है। सामान्य भाषा में ध्यान रखिएगा, इतना ज़्यादा टेक्निकल टर्म में मत पढ़िएगा, स्पेस साइंस की चीज़ें हैं, बहुत सारे कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे एग्जाम के लिए जो चीज़ें हैं उसी को केवल ध्यान में रखिएगा, बाकी चीज़ें आपके काम का नहीं। हाँ, लिखना आना चाहिए। आपसे पूछा जाए चंद्रयान 3 है, अब जैसे देखिए अभी लॉन्च हो रहा है, यानी कि पृथ्वी से इसको अपने देश के जो लॉन्चिंग पैड है वहाँ से कहाँ भेजा जाएगा, इसको पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजा जाएगा। अभी ये चंद्रमा पर डायरेक्ट नहीं भेजा जाएगा, फिर पृथ्वी के ऑर्बिट में कुछ दिन ये चक्कर लगाएगा, तब ये चंद्रमा की तरफ रवाना होगा। चंद्रमा पर अभी पहुंचने में इसको समय लगेगा, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ये था चंद्रयान 3 के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में सवाल गारंटेड आएंगे। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आर्टिकल क्या आया हुआ है, देखिए आर्टिकल आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, भारत और यूरोप रणनीतिक साझेदारी का एक नया युग। इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ये आर्टिकल में और क्यों चर्चा में भारत और यूरोप का संबंध है। दरअसल में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं फ्रांस गए हैं, उनको वहाँ पर अवार्ड भी दिया गया है और फ्रांस में सालाना उत्सव होता है, बास्टी डे करके होता है, उसमें शामिल होने के लिए गए, चीफ गेस्ट के तौर पर गए हैं। भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष यूरोपीय सुरक्षा के भारत की संलग्नता का नवीन रूप देने का एक अच्छा क्षण हो सकता है। भारत और फ्रांस
के बीच रक्षा सहयोग इस सदी में यूरेशियाई सुरक्षा में योगदान दे सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा ने कई नए समझौते संपन्न, विशेष रूप से रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने कई सारे समझौते किए हैं। दरअसल में फ्रांस एकलौता देश है, जब हमने 1999 ईस्वी में एटॉमिक परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण किया था, तो पूरी दुनिया ने हम पर सैंक्शन लगाए थे। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, जापान सबने निंदा की थी। फ्रांस एकलौता ऐसा देश था जिसने कभी हमारी इस चीज़ को लेकर निंदा नहीं की थी। उस समय भी वो भारत के साथ खड़ा रहा था। तो ये यूरोप में हमारा सबसे अच्छा रिलेशन किससे है? तो एक फ्रांस से है, उसमें देश जिससे सबसे अच्छा रिलेशन है हमारा, और बहुत सारा हथियार भी हम इसे खरीदते हैं। यह यात्रा महज इस बारे में नहीं है कि फ्रांस से कौन सी उन्नत प्रौद्योगिकी हथियार प्राप्त हो सके। यह एक ऐसे विषय को भी उजागर कर जिसे प्रायः चर्चा नहीं होती है। उदाहरण के लिए भारत, फ्रांस और यूरोप के लिए क्या कर सकता है पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, फ्रांस और ब्रिटेन ऐसे देश हैं जो इतिहास में जिनका पूरे दुनिया पर रहा है दबदबा, और वर्तमान में भी वो बहुत अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं अलग अलग इलाकों में। तो हमारी उनसे अच्छी दोस्ती होगी तो हम उनसे अच्छा हथियार खरीद सकते हैं, हम उनके यहाँ पर अपना सामान बेच सकते हैं। यूरोपीय सुरक्षा में भारत का योगदान क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, यूरोप को सुरक्षित करने में एक समय था जब भारत पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। अब वो समय है, देखिए, कभी पानी के ऊपर नाव रहता है तो फिर कभी उसी नाव को पानी में डुबा कर भी रखना पड़ता है। तो वही स्थिति आ गई है अब ये चीज़ हो गया है कि यूरोप की सुरक्षा भारत प्रोवाइड करवा सकता है, यूरोप को सुरक्षित कर सकता है। ऐसी स्थिति में भी हम पहुंच गए हैं। अब हम बराबरी के संबंधों की तरफ देखते हैं। ऐतिहासिक योगदान क्या है? भारत ने 2 विश्व युद्धों के दौरान यूरोप में शांति स्थापित करने में मदद की है, जब लाखों भारतीय सैनिक मित्र राष्ट्रों के लिए लड़े और शहीद हुए। अगला क्या? आर्थिक हित क्या है? यूरोप की स्थिरता और समृद्धि में भारत के लिए भी एक हिस्सेदारी है, जो एक प्रमुख व्यापार और निवेश भागीदार, प्रौद्योगिकी, नवाचार का स्रोत और एक सहयोगी लोकतंत्र है। यूरोप हमसे सबसे ज़्यादा आकर्षित किस चीज़ के कारण होता है? लोकतंत्र। यूरोप और पश्चिमी उपज है ये लोकतंत्र का। वैसे तो भारत में सबसे पहले दुनिया का लोकतंत्र था, लेकिन वो लोकतंत्र अलग तरीके का था। आज जो आप दुनिया में अलग अलग देशों में लोकतंत्र देखते हैं, उस लोकतंत्र का जन्म यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में ही हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसलिए अगला क्या है? सुरक्षा संबंधी चिंता क्या है? भारत यूक्रेन में जारी युद्ध के समाधान में रुचि रखता है, जो एशियाई सुरक्षा और वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करता है। देखिए, हमारे रूस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं। रूस कुछ ही चुनिंदा देश है जिन पर भरोसा करता है, उनमें भारत भी एक है। तो पश्चिम के देश ये उम्मीद करते हैं कि भारत की तरफ से कि भारत प्रयास करे इसमें शांति स्थापित करने में। अगला क्या है? राजनयिक भूमिका हम क्या निभा सकते हैं? भारत के पास विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर रूस और पश्चिमी के साथ साथ चीन और यूरोप के बीच की दूरियों को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाने का भी अवसर रहा है। रणनीतिक भागीदारी क्या है? भारत में अपने रक्षा औद्योगिक आधार के आधुनिकीकरण, अपनी समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के साथ सहयोग करने की क्षमता भी है। भारत के लिए यूरोप का क्या महत्व है? अब यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सवाल ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यूरोप को भारत से क्या चाहिए और भारत को यूरोप से क्या चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन है ये, इसमें गिव एंड टेक का रिलेशन होता है और कुछ भी नहीं होता। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, चैन से देखिएगा। रोजगार। यूरोपीय संघ भारत में शांति को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सतत विकास की समृद्धि के लिए इसके तहत कार्यरत है। वित्तीय सहायता। भारत के निम्न आय देशों के से मध्यम आय देश के रूप में आगे बढ़ने के साथ ही OECD 2014 के अनुसार यूरोपीय संघ और भारत का सहयोग भी पारंपरिक वित्तीय सहायता की श्रेणी से आगे बढ़कर सामान्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है। व्यापार। यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है अमेरिका के बाद, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है। भारत EU का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका EU के कुल व्यापार पर मात्र 2% का योगदान है। देखिए, हम यूरोप से बहुत कुछ खरीदते हैं, लेकिन उतना उससे ज़्यादा हम यूरोप को क्या करते हैं? बेचते हैं, जिससे क्या होता है? व्यापार हमेशा हमारा सरप्लस में रहता है। यूरोपीय संघ और भारत के बीच सेवाओं का व्यापार वर्ष 2021 में 40 बिलियन यूरो तक चला गया। सेवाओं का व्यापार मतलब कि टूरिज्म हो गया, सॉफ्टवेयर से संबंधित चीज़ें हो गई, इन सब से जुड़ा हुआ व्यापार हमारा कहाँ तक चला गया है? 40 बिलियन यूरो तक पहुँच गया है। निर्यात के मामले को देख लेते हैं। वर्ष 2021-22 में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को भारत का व्यापारिक निर्यात लगभग 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जबकि आयात 51.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, यानी कि हमारा सरप्लस में है यहाँ पर। वर्ष 2022-23 में कुल निर्यात 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जबकि 21-22 में आयात 54.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ही था। अन्य द्विपक्षीय तंत्र कौन कौन से हैं जो काम करते हैं? वर्ष 2017 में EU भारत शिखर सम्मेलन और में नेताओं ने सतत विकास के 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए अपने इरादे को दोहराया। EU भारत विकास वार्ता के निरंतरता की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति भी व्यक्त की है, और आने वाले समय में हम ब्रिटेन से, यूरोपियन यूनियन से मुक्त व्यापार समझौता को साइन कर सकते हैं।
यूरोपीय सुरक्षा के साथ भारत की संलग्नता के लिए प्रमुख चुनौती कौन कौन सी है? ऐतिहासिक निर्भरता है, रक्षा संबंधी आयातों के लिए भारत अभी भी रूस पर निर्भर है, और संस्थागत अंतराल है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो जैसे देश में बहुत सारे यूरोपियन देश शामिल हैं, जबकि हम तो किसी सैन्य गुट का हिस्सा बन ही नहीं सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला देखिए क्या है, अवधारणात्मक अंतराल है, जैसे एशियाई सुरक्षा मामलों में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान की तुलना में यूरोप को द्वितीयक स्तर के खिलाड़ी के रूप में देखने की भारत की धारणा भी है। संसाधन संबंधी बाधा भी है, अपने पड़ोस में और उससे परे प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के बीच यूरोप में अपना प्रभाव और उपस्थिति दर्शाने के लिए भारत के पास सीमित संसाधन एवं क्षमताएं मौजूद हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिस पर भारत और फ्रांस की अभी भी एकजुटता नहीं हो पाई है, जैसे भारत क्या मांग करता है कि विकासशील देशों को पर्यावरण के नाम पर करीब में $100 बिलियन दिए जाना चाहिए हर साल अमीर देशों के द्वारा। तो इसका हमेशा कौन विरोध करता रहा है? फ्रांस हमेशा इसका विरोध करता है कि हम ये पैसा क्यों दें आपको। भारत बोलता है क्यों नहीं दोगे, आपने पर्यावरण का नुकसान किया है, सज़ा हमें मिल रही है तो आपको भरना पड़ेगा। इसको ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में और भी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक है कि वही यमुना नदी में उफान पर है, और दिल्ली में तो अलग ही हाल हो रखा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। मुखर्जी नगर के भी बहुत सारे इलाकों में पानी भरा हुआ, बिजली काट दी गई है और सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो अस्त व्यस्त का माहौल है पूरे राजधानी में। तो यमुना का पानी आपको पता ही है कि लाल किले के पास पहुंचा है। बहुत पहले कभी जब लाल किला बना था तो यमुना के ठीक किनारे बनाया गया था, लेकिन अभी तो वहाँ से काफ़ी दूर था, बीच में कॉलोनी वगैरह बस गए, वो सभी आज डूबे हुए हैं। यमुना का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा यमुना रिवर को देख लेते हैं। बाकी तो और मुझे इसमें कुछ समझाना नहीं है। एक और मोदी जी ने यह भी बोला है कि यूएन की विश्वसनीयता के लिए ज़रूरी है भारत की स्थायी सदस्यता। यूएन में सुधार को हम लोग 10 बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी प्रधानमंत्री जी ने बात की कि G20 में हम साउथ कॉरपोरेशन की भी बात कर रहे हैं, और यूएन में तब तक उसको विश्वसनीयता नहीं मिलेगी जब तक भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़ी आबादी के देश उसके अस्थायी सदस्य नहीं बन जाते हैं। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मैं यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। वहां से पीटी और मेंस दोनों में सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए ये यमुना का मैप है, कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड में बंदरपूछ से निकलती है ये, और यमुनोत्री से, जिसको कहा जाता है बंदरपूछ है, वहीं पर जगह है, वहीं से निकलती है। और कहाँ कहाँ पर बहती है ये, तो आगे देखते हैं। गंगा नदी का उत्तराखंड में बहती है। उसके बाद से हिमाचल में उसकी सहायक नदी है रूपिन सुपिन करके, रूपिन और सुपिन, ये दोनों कहाँ से आती हैं, तो हिमाचल से बह के आती हैं। तो हिमाचल में भी उसका नदी द्रोणी हो गया, फिर हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ये सभी इलाके हैं जो यमुना नदी के द्रोणी में आते हैं। और गंगा की हिमालय से निकलकर गंगा के दाएं तट से मिलने वाली ये सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। और गंगा में जहाँ जहाँ पर भी कोई नदी मिली है उस जगह को क्या नाम दिया जाता है, प्रयाग नाम दिया जाता है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा में कहाँ पर मिल रही है, तो अपने प्रयागराज में मिल रही है। इसी को लिए उसको क्या कहा जाता है, प्रयागों का राजा। यानी कि सबसे बड़ा संगम कहाँ पर हो रहा है गंगा में, तो प्रयागराज में हो रहा है। और 10 प्रयाग है कुल टोटल, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, आपने नाम सुना होगा बहुत सारे प्रयागों का। अब यमुना नदी के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। उत्तराखंड के बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। आपने 4 धाम भी सुना होगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो उन्हीं 4 धाम में से एक धाम ये भी है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बहती हुई प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन जो दाहिने तट पर आके मिलती है। इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ टोंस, हिंडन, करेल, संगन, और देखो यहाँ पर क्या लिखा, सेंगर और रिहंद हैं जो बाएं तट से मिलती है। ये इस तरफ बह रही है, तो इसका बायां तट ये हो गया और दायां तट इसका ये हो गया। यमुना नदी पर लखवार ब्यासी बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है। लखवार में 7 राज्य शामिल हैं, 7 राज्य शामिल हैं लखवार प्रोजेक्ट में। लखवार बांध का प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, देहरादून के समीप में। बाढ़ की समस्या क्यों है? बाढ़ की समस्या प्राकृतिक और मानवीय कारक दोनों हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण विषम वर्षा का पैटर्न है। कल मैंने आपको वर्षा का पैटर्न समझाया था। दरअसल पश्चिम भारत में इसलिए ज़्यादा वर्षा हो रही है क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ जो पहले सामान्य तौर पर सिर्फ ठंड के महीने में रहती थी, इस बार बहुत दिनों तक टिकी हुई, अभी तक टिकी हुई, उसके रह के उसके झोंके आते हैं। और मानसून, इन दोनों का यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, और जिसके कारण से इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिल रही है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आती है, तो भूमध्य सागर से आती है। और मानसून तो पता ही है आपको,
को अभी का मौसम ही चल रहा है। इसी के कारण से बिहार और उत्तर प्रदेश का जो मैदान है उसमें कम वर्षा हो रही है, क्योंकि मानसून का स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन आपको पश्चिम भारत में बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो रही है, कि उसका कारण क्या है, यही है। इसलिए हिमाचल उत्तराखंड में खूब ज़्यादा वर्षा हो रही है। दिल्ली में वर्षा कम हो रही है, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में चूँकि वर्षा हो रही है और वहाँ की नदियाँ जो हैं वो कहाँ पर आती है बहकर, तो मैदानी भागों में आती हैं। यमुना नदी का पूरा पानी ओवरफ्लो हो गया है और यमुना नदी में जो हरियाणा पर बैराज बना हुआ था, वहाँ पर डैम बना हुआ था, उस डैम को खोल दिया गया, जिसके कारण से क्या हुआ, सारा पानी दिल्ली के शहरों के इलाकों में घुस गया है, घर घर में। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ काफ़ी मात्रा में गाद संचय करती, जिससे नदी का मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा है। बाढ़ के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक मानव निर्मित है। तटबंध व नहरों के रखरखाव की समस्या प्रमुख है। बांध से पानी छोड़ने पर राज्यों के बीच समन्वय का अभाव है। हरियाणा सरकार ने बिना कॉन्फिडेंस में लिए ही दिल्ली सरकार को और पानी छोड़ दिया पूरा। अब दिल्ली में जो हालत हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए। तो समन्वय के अभाव के कारण अभी झेल कौन रही है, तो दिल्ली की 2-3 करोड़ जनता झेल रही है और कोई नहीं झेल रहा। कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर पीने का पानी नहीं है, और ख़ासतौर से वो इलाके प्रभावित हुए हैं जो यमुना जी के आसपास के इलाके थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये कुछ पॉइंट हैं, ये इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जब आप सबसे सवाल पूछा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर इसको लिख कर आइएगा। बाढ़ प्रबंधन के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय जल नीति 2012 को सरकार द्वारा लागू किया गया। आपदा प्रबंधन हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय आपदा मंचन का गठन किया गया। देखिए एनडीआरएफ के जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, एनडीआरएफ को उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये अधिनियम है जिसमें आपदा को प्रबंधित करने के लिए देश में एक संरचना बनाया गया है, और देश में संरचना जो आपदा को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया, उसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए देश में चेयरमैन। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं अभी, तो फ्रांस गए हुए हैं। तब तक आ जाएंगे, जब तक आपदा सिमट जाएगा तब तक। बाढ़ की समस्या से निपटने स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, कर लीजिए प्रशिक्षण। ये है गंगा का मैप दिया हुआ है, गंगा नदी का, इसको तो जानते ही होंगे आप लोग। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। बिहार स्पेशल का एक न्यूज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। क्यों? क्योंकि वहाँ से पीटी में आपके सवाल पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। बिहार स्पेशल से पहले कुछ और न्यूज़ हैं आज के पेपर में। देखिए क्या हुआ है कि साइबर सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया को करना होगा साझा प्रयास। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर आप किसी एक देश में, किसी एक राज्य में बैठकर फैसला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि केवल उस राज्य या उस देश का विषय नहीं होता है वो। जैसे पर्यावरण, हवा पर किसका जोर है भाई, कहाँ का हवा कहाँ जाएगा कौन जानता है। पर्यावरण या प्रदूषण, इस सब की जो समस्या है, आप मुझे ये बताइए क्या इस पर कोई एक देश या कोई एक सरकार मिलकर तय कर सकती है? नहीं। तो साइबर सुरक्षा भी उन्हीं में से एक है, जिस पर कहीं पर अमेरिका में बैठकर भारत में ठगी हो सकती है, भारत में बैठकर अमेरिका में ठगी हो सकती है। क्या केवल भारत सरकार के प्रयास से ही रुक जाएगा? क्या केवल अमेरिकी सरकार के प्रयास से ही रुक जाएगा? तो नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए क्या हुआ है कि G20 में नई पहल, गुरुग्राम में पहली बार साइबर सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। G20 के तहत साइबर सुरक्षा पर अभी तक बैठक नहीं होती थी, पहली बार पहल किया गया है। और कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो गुरुग्राम में आयोजित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वैश्विक सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा को अहम बताया। G20 के तहत पहली बार साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर गुरुग्राम में हो रहे सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने इस वक्त की ज़रूरत बताते हुए कहा कि असुरक्षित साइबर स्पेस राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता और संप्रभुता पर प्रश्न खड़ा करता है। अगर आपका साइबर जो है वो सुरक्षित नहीं होगा तो आपकी संप्रभुता तक खतरे में पड़ सकती है। अभी जैसे देखिए क्या हुआ है, POK का इलाका जो था उस पर पाकिस्तान अपना कब्जा जताता था कि भाई हमारा है। ट्विटर ने 2 दिन पहले क्या किया कि POK को भारत का इलाका दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ क्या है, क्या इसके लिए कोई फिजिकली युद्ध हुआ है, क्या वॉर हुआ है, क्या नहीं, लेकिन ऑनलाइन एक चीज़ बदलने से बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है उस पर। भले ही कुछ दिन बाद फिर से वो पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दे, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं आजकल ऑनलाइन के स्पेस में, इंटरनेट की दुनिया में। देखिए अगला क्या लिखा है इन्होंने कि साथ ही उन्होंने फेक न्यूज़ टूल किट दुष्प्रचार के कैंपेन को रोकने के लिए साझा रणनीति बनाने पर जोर दिया है कि कोई एक देश चाह ले तो भी इसको साइबर सुरक्षा जैसी चीज़ों को 100% नहीं वेरीफाई कर सकती है। जब तक कि सभी देश मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक सुरक्षित नहीं होगा। पहले आप क्या सब सुनते थे, थल सेना की बात सुनते थे, जल सेना की बात को सुनते थे, नेवी जिसको कहा जाता था, वायु सेना की बात सुनते थे आप। अब आपको क्या सुनना पड़ेगा, अब आपको सुनना पड़ेगा साइबर सेना, क्योंकि ये क्या हो गया है, ये एक अलग हो गया है पूरा का पूरा आयाम ही, जिसमें हमें अलग ही चाहिए।
अलग आयाम हो गया। साइबर, आपने सुना होगा कि थल सेना का युद्ध हो रहा है, वायु सेना का युद्ध हो रहा है और जल सेना का युद्ध, अब साइबर सेना का भी युद्ध होगा। दुष्प्रचार के अभियान चलाए जाते, जब एक देश से दूसरे देश में आक्रमण किया जाता। तभी रूस यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ था तो ऑनलाइन भी उन्होंने युद्ध शुरू किया था। बहुत सारे संस्थान यूक्रेन के हैक कर लिए गए थे रूस के हैकर्स के द्वारा। ये क्या मैं बता रहा हूँ, एक अलग डायमेंशन क्रिएट हो रहा है जिसमें सुरक्षा की बात होनी ही होनी चाहिए। अगला क्या है, इन्होंने शाह के अनुसार अभी तक G20 सम्मेलन में आर्थिक दृष्टिकोण से डिजिटल परिवर्तन और डेटा का आदान प्रदान पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन डिजिटल परिवर्तन के इस दौर में इसके आपराधिक और सुरक्षा पहलुओं को समझना और इसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। कहा गया कि भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठक में पहली बार साइबर सुरक्षा के लिए नई और अनूठी पहल है। पिछले 10 सालों भारत के लिए एक डिजिटल राष्ट्र के रूप परिवर्तन को रेखांकित करते साइबर अमित शाह जी ने बताया कि किस तरह से भारत साइबर सुरक्षा के लिए कई अहम कदम को उठा रहा है। देखिए अगला क्या बताया उन्होंने साफ कह दिया कि साइबर सुरक्षा को किसी एक देश के बूते की बात नहीं है, इसके लिए पूरी दुनिया को साझा प्रयास करना ही पड़ेगा। इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुआ है G20 का पहली बार बैठक? G20 का पहली बार बैठक हुआ है आपका G20 में साइबर से जो संबंधित बैठक गुड़गांव में हुआ है। अमित शाह ने डार्क नेट और मेटावर्स को युवाओं में कट्टरता फैलाने के लिए आतंकी फंडिंग ट्रेनिंग के लिए हो रहे इस्तेमाल के लिए भी सचेत किया। डार्क नेट के बारे में जानते ही होंगे। डार्क नेट इंटरनेट की वो दुनिया है जहाँ पर सब कुछ होता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है अमृतकाल में कृषि लगेगी लोगों के सेहत व जलवायु का, कृषि रखेगी लोगों का सेहत और जलवायु का ध्यान। ये मैं ऐसे ही टॉपिक नहीं लाया हूँ, किसी काम के लिए लाया हूँ। क्या है भाई कि अगले 25 साल अमृतकाल में, पता ही आपको अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया आई डोंट नो, लेकिन घोषित किया गया है कब तक के लिए? 2047 तक के लिए घोषित किया गया है। 2047 में हम विकसित देश बन जाएंगे, तब तक अमृतकाल चल रहा है और आप लोग युवा नहीं अमृतजीवी हैं, अमृत पीढ़ी हैं। ओके, अगले 25 साल के अमृतकाल में कृषि का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। किस भाई साहब ने बोला है? नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया है। नीति आयोग का रिपोर्ट से सवाल पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। अमृतकाल में कृषि अब की तुलना में लोगों की सेहत और जलवायु दोनों का अधिक ख्याल रखेगी। आयोग के मुताबिक इस काम के लिए हमें खेती की पारंपरिक तरीके को बदलना होगा, पारंपरिक तरीके को, और बाजार की मांग के हिसाब से उत्पादन करना होगा। ये सब तो हम लोग भी जानते हैं। इसमें नया क्या है? सरकार को भी कृषि क्षेत्रों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करना होगा ताकि सब्सिडी का भार कम हो सके। अब आपसे सवाल यहीं पर बनता है कि ये बताइए कि सब्सिडी का भार कैसे कम किया जा सकता है? सब्सिडी तो जानते ही होंगे, खाद पर सब्सिडी दी जाती है। एमएसपी में भी कई सारे जो बाजार भाव होते हैं उससे ज़्यादा पर सरकार खरीदती है। भले ही सरकार को ज़रूरत हो या ना हो, सरकार को खरीदना पड़ता है। एमएसपी घोषित होती है तो खाद पर देना पड़ता है, कृषि संयंत्रों पर देना पड़ता है, कई बार तो बिजली पर भी देना पड़ता है सब्सिडी। अब आप मुझे ये बताएंगे सब्सिडी को कम करने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? क्या सब्सिडी आज भी देना ज़रूरी है? पक्ष और विपक्ष को पॉइंट लिखकर सोच कर लाइएगा। अगला क्या है? वित्त वर्ष 2021 में देश के 46.5% आबादी कृषि के काम में लगी थी, जबकि देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 16.3% था। 46 करोड़ लोग मिलकर मात्र जीडीपी में 16% का योगदान दे रहे, यानी कि वहाँ पर क्या होगा? आय की कमी होगी, असमानता बहुत ही ज़्यादा होगी। कृषि में उसको क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। एक खेत में 4 लोग लगे हुए हैं जबकि काम है एक ही लोग का, बाकी 3 लोग क्या कर रहे हैं? उनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हैं, इसीलिए इस खेत में लगे हुए। इसको क्या कहा जाता है? छिपी हुई बेरोजगारी का नाम दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमृतकाल में भारत को विकसित बनाने में कृषि की भूमिका अहम होगी। यह तभी संभव होगा जब विज्ञान, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग से मदद से कृषि व्यापार को बदला जाए। मांग के मुताबिक स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को उत्पादन पर फोकस करना होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता वाले पोषक पदार्थों पर फोकस करने के लिए हमें कौन सी रणनीति को अपनाना चाहिए? तो ऑर्गेनिक को अपनाना चाहिए, कि केमिकल का उपयोग कम करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा जो क्या होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती है। इस बदलाव के लिए माहौल तैयार करना होगा। सरकार को नियामक स्तर पर इस काम में मदद करनी पड़ेगी। रिपोर्ट बताए कि किसानों को पूरी तरह से मुफ्त बिजली देने से पानी का जमकर दोहन हुआ है और हालात ये हो गई कि कई जगह पर पानी खत्म होने के कगार पर। इन्होंने बोला है कि जब फ्री का आप वाटर दे देते हो, पंप गाड़ने के लिए खुली छोड़ दे देते हो, तो पानी बहता रहता है, कोई देखने वाला भी नहीं। तो गांव में मैंने भी देखा है दमकल का क्या हाल होता है। तो सब क्या होते हैं? पानी की विशुद्ध बर्बादी होती है, ग्राउंड वाटर के क्या बोलते हैं उसको, दोहन होता है।
इसके उत्पाद देखिए बस यही सब है। नीति आयोग ने चिंता जताई कि अब भी 22 करोड़ से अधिक लोग कुपोषण के शिकार हैं देश में, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खाद्यान्न उत्पादन के पैटर्न को बदलना पड़ेगा। पैटर्न बदलने का क्या मतलब है, सिर्फ दाल और गेहूँ उपजाना ही, सिर्फ गेहूँ और चावल उपजाना ही खेती नहीं होता है। अलग अलग किस्म के दाल भी उपजा सकते हैं और भी तरह के कृषि कर सकते हैं, जिससे आय भी बढ़ेगी, खान पान का तरीका भी बदलेगा, मोटा अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये क्या बता रही है, नीति आयोग का रिपोर्ट भी यही बताने की कोशिश कर रही है। केमिकल के इस्तेमाल में 1100% की बढ़ोतरी है। सोचिए उतना केमिकल कहाँ जा रहा है, पहले आपके खाने में जा रहा है, खाने से कहाँ आ रहा है, आपके शरीर में आ रहा है। बायो मैग्नीफिकेशन पढ़ा होगा, कहाँ पर आपने, इकोलॉजी में पढ़ा होगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए स्त्री धन सिर्फ महिला की संपत्ति, पति नहीं जता सकता अधिकार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। स्त्री धन क्या होता है भाई, दहेज से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। दहेज वो चीज़ होता है जो आपसे मांग कर लिया जाता है, स्त्री धन वो धन होता है जो खुशी खुशी अपने बेटी को दिया जाता है। दोनों में फ़र्क होता है। जैसे खरीद के जो बर लाते हैं अपने यहाँ होता है ना, खरीद के चलो झोला में पैसा लेके चलते, बैंक पीओ का रेट क्या है तो 40 लाख से शुरू हो रहा है, तो 40 लाख में खरीद के ले आए, तो उसको दहेज कहा जाता है। स्त्री धन क्या होता है, अपनी बेटी को जो खुशी खुशी देते हैं उसको स्त्री धन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने, कि महिला विवाह में मिला स्त्री धन सिर्फ महिलाओं की संपत्ति, पति नहीं जता सकता अधिकार। अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विवाह से पहले, विवाह के दौरान या फिर उसके बाद महिलाओं को उपहार में दी गई संपत्ति उसका स्त्री धन संपत्ति है। वह अपनी खुशी के लिए उसे खर्च करने का पूर्ण अधिकार रखती है। पति अपने संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका नैतिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी को उसका मूल्य या संपत्ति लौटाए। अब सवाल यहीं पर खड़ा होता है, सवाल हमें खड़ा करना ही चाहिए, हमेशा पक्ष और विपक्ष देखना चाहिए। पत्नी अगर पति की कोई संपत्ति इस्तेमाल करती, क्या उसको वो लौटाएगी? किस तरह के आप बोल रहे हो ये बीजे, मुझे समझ में नहीं आता। हर चीज़ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देना जरूरी थोड़ी ना होता है। समाज कुछ अपने रीति रिवाजों से भी तो चलती है। मैं स्त्री धन के खिलाफ नहीं हूँ, स्त्रियों को जो भी है धन उन्हीं का होता है, लेकिन घर में किसकी संपत्ति कौन सी है ये थोड़ा ना होता है। घर में तो घर की संपत्ति होती है, घर में किसी महिला की संपत्ति थोड़ी ना होती, किसी पुरुष की संपत्ति थोड़ी ना होती है, वो तो सबका होता है ना। ये पक्ष विपक्ष पॉइंट लिखने में आपके काम आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा एक पता होना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं। अदर जगह पर एग्जाम्पल में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। महिलाओं से जुड़े हुए कोई अगर लेख निबंध आते हैं तो उसमें आपको इसको उपयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला था, इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है। और इसके पक्ष विपक्ष में पॉइंट सोचिएगा, सबकी अपनी सोच हो सकती है, और मैं किसी को फोर्स थोड़ी नहीं करूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। बिहार स्पेशल का न्यूज़ देख ले तो उसके बाद अपना आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। बिहार स्पेशल का क्या न्यूज़ है, बिहार की बेटी बनी राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग की रेफरी। रेफरी जो होते हैं, जो ये जैसे अंपायर क्रिकेट में होता है ना, वैसे ही रेफरी होते हैं अलग अलग गेमों में, उसी के रेफरी बनी है। कौन है ये, और ये राष्ट्रमंडल खेलों में बनी है। 12 जुलाई 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सीवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के मैरीटार गाँव के रहने वाली सृष्टि सिंह का उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिकाओं के लिए चयन हुआ। तो इनको ध्यान में रखिएगा। कहाँ के हैं, तो सीवान के हैं। सीवान के जो लोग होंगे इस गांव क्षेत्र को जानते होंगे। प्रमुख बिंदु क्या है, विदित है कि सृष्टि सिंह ने वेट लिफ्टिंग में दर्जनों पदक जीते हैं। 2008 में आयोजित जूनियर राष्ट्रमंडल खेलों में सृष्टि सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। 2010 के वेट लिफ्टिंग खेल में सृष्टि सिंह का प्रदर्शन था शानदार। और गौरतलब है कि 12 जुलाई को ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रमंडल सीनियर पुरुष और सीनियर महिला, जूनियर पुरुष, महिला साथ ही महिला वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ। यह खेल 16 जुलाई तक चलेगा। इसमें महिला, पुरुष, सीनियर, जूनियर और युवा लड़के लड़कियाँ शामिल हैं। यही हैं ये सृष्टि सिंह जी, और इन्हों का चयन हुआ है किसके लिए, तो रेफरी के लिए चयन हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।